3। प्यारे बच्चों, प्रारंभ करते हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याओं की। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बच्चों, ये देखने में जितनी आसान है उतनी ही आवश्यक भी है, तो इसको बड़ी गहराई से हम लोग समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अद्वितीय होता है, मतलब यूनिक होता है। क्रम को ध्यान न देने पर, क्रम का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। तो पहले हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जान ले। हालांकि छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या है? एक को छोड़कर वे संख्याएं जो या तो एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या है बच्चों? हमने क्या बताया? एक को छोड़कर, तो एक नहीं होगी। सबसे पहली अभाज्य संख्या बच्चों क्या होगी? 2। उसके बाद एक को छोड़कर वे संख्याएं जो एक से या स्वयं से विभाजित हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से अभाज्य संख्या अनंत हो सकती हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2। 2 एक ऐसी संख्या भी है बच्चों जो सम है और अभाज्य है, या हम एक इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 2 केवल ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। 1 से 100 के पीछे बच्चों 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याओं के लिए एक हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक को छोड़कर वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं भाज्य संख्याएं हैं। या ये जो परिभाषा लिखी हुई है यही भाज्य संख्याओं की भी परिभाषा हो सकती है कि भाई प्रत्येक भाज्य संख्या वो संख्या है जिसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकें। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। भाज्य को कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो पहली भाज्य संख्या बच्चों क्या होगी? 4। देखिए, एक हो नहीं सकती, 2 और 3 अभाज्य है, तो पहली भाज्य संख्या आ गई 4। अगली भाज्य संख्या 6, फिर 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे। तो अब आप देख रहे हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 4 है बच्चों, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2। 6 है, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। बस यही कहा गया है कि प्रत्येक अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल क्रम को ध्यान में न रखते हुए अद्वितीय होता है। जैसे ये 4 भाज्य संख्या है, इसको हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 6 भाज्य संख्या है, इसको हम 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। 8 भाज्य संख्या है, इसको हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 9 भी एक भाज्य संख्या है, 9 को लिख सकते हैं हम लोग बच्चों 3 गुणे 3। इसी प्रकार से 10 को 2 गुणे 5। तो हम प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा यह गुणनफल अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। मतलब 4 के अभाज्य गुणनफल, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। 6 के 2 गुणे 3 के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। 8 के भी इसके अलावा, 9 के भी इसके अलावा। चलिए, अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो हमें करने हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का 5वां प्रश्न बच्चों, जो प्रश्न है बहुत आसान है, इसलिए पहले उनको हमने नहीं लिया है। लासापा मासापा निकालने वाले छोटी कक्षाओं में हम सीख चुके हैं, तो कुछ नया यहाँ पे करेंगे। प्रश्न 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक एक ही बात है, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। कह रहा है कि 6 की कोई भी घात अगर हम करें तो क्या वो 0 पर समाप्त होगी, अर्थात उसका इकाई का अंक 0 आएगा? चेक करते हैं।
जैसे 6 की घात 1 लिखेंगे तो 6 आएगा, 6 की घात 2 लिखेंगे तो 6 गुणे 6 36 आएगा, इकाई का मान 6 है। 6 की घात 3 करेंगे तो 6 गुणे 6 तो 6 जन 36 की 6 से लगे 3 6 3 18 19 20 21 216 आएगा, इकाई का इसमें 6 आ रहा है। तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि कोई भी संख्या बच्चों जो शून्य पर समाप्त हो रही है वो कौन सी है। मान लीजिए 10 ले लेते हैं, 10 के अभाज्य गुणनखंड बच्चों क्या होंगे 2 गुणे 5, और ले लेते हैं 20, तो ये 2 दूनी 4 पंचे 20, और ले लेते हैं 30, तो 2 गुणे 3 गुणे 5। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि जो भी संख्याएं शून्य पर समाप्त हो रही हैं ये सब भाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य इनके गुणनखंड 2 गुणे 5 है। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 अवश्य है। और आगे देखते हैं जरा 40 देते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40। ये अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना अच्छी तरह से आता भी है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो भी संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड बच्चों क्या होते हैं अद्वितीय, यूनिक होते हैं, अर्थात वो बदलते नहीं हैं। तो ये बात हमें स्पष्ट पता चल गई कि अगर किसी संख्या का इकाई का शून्य है तो उसमें एक अभाज्य गुणनखंड बच्चों 5 होना आवश्यक है। अब इन सब जानकारियों के साथ अपने प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो बिल्कुल आसान इसका हल लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे बच्चों 6 की घात n है। अब ये आधार इसका 6 है, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 की घात n। अब बच्चों 6 के अभाज्य गुणनखंडों में कहीं 5 आया है? नहीं आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शून्य पर, थोड़ी भाषा है इसमें बस, शून्य पर समाप्त होने वाली प्रत्येक संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना आवश्यक है तथा ये लाइन लिखनी बहुत आवश्यक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से अभाज्य गुणनखंड, किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। और क्या लिखा हमने? शून्य पर समाप्त होने वाली प्रत्येक संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना आवश्यक है तथा अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय से अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। तो यहाँ पे कहीं 5 नहीं आया तो लिख देंगे अतः therefore 6 की घात है कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। पर तो कितना आसान था, हो गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है छठा की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और ये जो संख्या लिखी हुई है भाज्य संख्याएं हैं क्यों? तो भाज्य संख्याएं क्यों होंगी? तो भाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है कि बच्चों जो भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभाज्य संख्याओं के साथ ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए 13 लिखा हुआ है तो इसको केवल 13 ही लिख सकते हैं, कुछ ब्रेक नहीं कर सकते। 5 लिखा हुआ है तो 5 ही लिख सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए 15 लिखा हुआ है तो ये भाज्य है, इसको तो हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं।
मतलब अगर हम किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दें तो वो हो जाएगी भाज्य संख्या। अब प्रश्न में आते हैं, पहली संख्या क्या लिखी है देखिए बच्चों, इसको भी हल करते हैं। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। अब कह रहा है ये संख्या भाज्य क्यों है ये बताना है हमें। तो बहुत आसान है बच्चों, अगर यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा होगा तो सीधे कह देंगे भाज्य है, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है। अब गुणे के चिन्ह की जगह प्लस का लगा है तो बस सिंपली हमें क्या करना है, 13 उभयनिष्ठ ले लेंगे। 13 जो उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 11 और धन 1, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 11 77 और 78। तो इसका मतलब हो गया कि अब ये इसको लिख देंगे 13 गुणे 78 के हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 तिहाई 6 दोनों यहाँ 18, फिर ये 3 एकम 3 3 त्रिको 9 और 13 एकम 13। तो ये हो जाएगा 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये संख्या बच्चों अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गई। इसका मतलब क्या होगी, ये एक भाज्य संख्या होगी। तो बस यहाँ पे सिंपली लिख देंगे देयरफॉर यह एक भाज्य संख्या है। भाषा और बढ़ा के लिखना है तो आप लिख दीजिए क्योंकि यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा वाला प्रश्न आप स्वयं कर लेंगे, 5 लोगों में उभयनिष्ठ लेके बिल्कुल इसी प्रकार से आप कर लेंगे। धन्यवाद।